एवरीवन वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे अपकमिंग यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में। और ये जो भी एनालिसिस है इसमें मैं आपको सिर्फ जो आर्टिकल है उसका थोड़ा समरी बताऊंगा और कैसे प्री और मेंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। फर्दर आप एक्जिया आईएएस एकेडमी ने 1 मंथ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर एपीएससी सीसी 2025। तो ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगा और इसमें आपका जितना भी कोर सिलेबस है वो इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक हो, एनवायरनमेंट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सभी को इंटेंस तरीके से रिवाइज करवाया जाएगा। तो इसी के साथ टेस्ट सीरीज़ भी रहेगा फॉर पेपर 1 जीएस एंड पेपर 2 सीसैट। जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं वो 6002417488 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स भी जान सकेंगे। और जो भी एस्पिरेंट्स फाउंडेशनल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो श्रिंकिंग वाटर रिजर्व्स। तो आज का ये जो पहला आर्टिकल है ये वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पे आया है जो मार्च 22 को मनाया जा चुका है। तो अभी इसमें मुद्दा क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कैसे श्रिंक हो रही है, कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर, और कैसे जो रिसोर्सेस है उनका ऑप्टिमम या फिर जुडिशियल यूज़ के तहत रिसोर्सेस को प्रिजर्व किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इससे अभी क्या है आपका ओवरऑल मेंस में क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है इस आर्टिकल से। बाकी ये जो भी छोटे डिटेल्स है जैसे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है मार्च 22 को, तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी रहती है। और इसी के साथ थीम क्या है, तो थीम बेस्ड क्वेश्चन कि कोई भी डे ऑब्जर्व किया जाता है तो उसका थीम क्या है, वैसे क्वेश्चन स्पेशली स्टेट पीसीएस में दिखाई देते हैं। तो स्टेट पीसीएस के लिहाज से इन चीज़ों में ध्यान देना है। और ओवरऑल आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए वाटर को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है और कैसे आपका वाटर का जो स्कैसिटी है वो क्यों बढ़ रहा है, कैसे ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ज़्यादा हो रहा है फॉर आपका एग्रीकल्चरल पर्पस, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो उन सभी चीज़ों को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसका जो भी सल्यूशन है वो हमें जानना ज़रूरी रहेगा। तो इसमें आपका स्पेशली हरियाणा का केस इसमें स्पेशली बताया गया है कि हरियाणा में कैसे जो आपके वाटर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो मेजर जो हॉटस्पॉट है वो भी इसमें बताए गए हैं, जैसे करनाल है, कुरुक्षेत्र है। तो इन रीजन में पानीपत है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, इनमें क्या किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल प्रेशर, पोर वाटर, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। तो ये सभी मुद्दे आपको देखने होंगे। फिर एनवायरनमेंट के ऊपर ओवर एक्सप्लॉयटेशन का क्या इम्पैक्ट रह सकता है उसके बारे में, फिर सोशल और हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट रह सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अच्छा जब ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है और ड्रिंकिंग वाटर अगर कंटामिनेटेड होता है, उसको बिना प्यूरिफाई किए पिया जाए तो वो क्या कर सकता है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर डाल सकता है। ओके, जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक, ये जो भी आपके हैवी मेटल्स होते हैं इनसे क्या होता है, हेल्थ में बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, इवन कैंसर तक हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, इनका निचोड़ आपको मेंस में लिखना होगा। प्लस क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इसको भी ध्यान रखना है। और इनिशिएटिव क्या है, ये जो इनिशिएटिव है जैसे अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, मेरी मेरा पानी मेरी विरासत, ये स्कीम्स क्या है आपके प्री में पूछी जा सकती है। जो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है वो आपके स्टेट पीसीएस में, और जो नेशनल लेवल पे जो स्कीम ली गई है वो ओवरऑल स्टेट पीसीएस में एज वेल एज यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। और सीधा सीधा स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन भी मेंस में पूछा जाता है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना होगा। बाकी आपको जब आप इसका पाथवे लिखेंगे या फिर वे फॉरवर्ड लिखेंगे तब आपको रिकमेंडेशंस देने होते हैं कि कौन कौन से रिकमेंडेशन आप सुझा सकते हैं। जैसे लीगल रिफॉर्म किया जा सकता है, वाटर प्राइसिंग मैकेनिज्म लाया जा सकता है,
टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ली जा सकती है। माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे चीज़ें प्रमोट की जा सकती है। ओके, जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके रीयूज़ किया जा सकता है। डिजिटल मॉनिटरिंग की जा सकती है ताकि रियल टाइम में ग्राउंड वाटर को मैप किया जा सके, ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके वाटर को। तो ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। इसी के साथ एक आपको मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है और इसका आंसर इसमें मेंशन है, आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी जो प्रिपरेशन है, आप वो चाहे यूपीएससी के लिए हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लिए हो, तो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए सभी फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स के साथ ही मेंस का भी प्रिपरेशन आपका होता रहे। और मेंस के लिए जब प्रिपेयर करते हैं ना, तो डिफरेंट जो आपका फैक्ट होता है, डेटा होता है, स्कीम्स होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आपका आप पढ़ते ही हैं, तो वो प्रीलिम्स में भी यूज़ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है बीआरआई के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो अभी ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? तो ये इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया था 2013 में। तो ये स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना क्या करना चाह रहा है, अपना जो डोमिनेंस है इंटरनेशनल स्फेयर में, स्पेशली इकोनॉमिक लेवल में और मिलिट्री लेवल में बढ़ाना चाह रहा है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें लगभग 150 से भी ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं। 151 कंट्री इन्वॉल्व अक्रॉस डिफरेंट कंटिनेंट, जैसे अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका। ओके, और कौन एब्सेंट है इससे? इंडिया, जापान, मोस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए इससे एब्सेंट है। बाकी जो भी आपकी डिफरेंट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो इससे जुड़ रही है। और इसी की वजह से क्या है, आप डेट डिप्लोमेसी, डिजिटल सिल्क रोड, फिर आपका फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, स्ट्रेटेजिक डुअल यूज़ फैसिलिटीज़, ओके, फिर आपका जियोग्राफिकल स्प्रेड, ये सभी चीज़ें इसी के अंदर आती है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। जैसे डेट डिप्लोमेसी में आप देख सकते हैं, चाइना भी बीआरआई से जुड़ा, और श्रीलंका भी बीआरआई से जुड़ा। और इसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन लिया चाइना से और बाद में वो डिफ़ॉल्ट कर गए। और बाद में क्या हुआ, उनका जो हम्बन टोटा पोर्ट था उसको लीज में देना पड़ा फॉर 99 ईयर्स। तो लॉस ऑफ हम्बन टोटा पोर्ट ऑपरेशनल कंट्रोल इन 2017। तो 17 में इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल था श्रीलंका के पास, वो चाइना के पास चला गया, क्योंकि श्रीलंका ने जो डेट लिया था चाइना से, वो उनको समय पे लौटा नहीं पाया। तो ये मॉर्गेज के हिसाब से क्या हुआ, देना पड़ा उनको। ओके, फिर मालदीव्स भी जुड़ा हुआ है, नेपाल बांग्लादेश भी बीआरआई से जुड़ा हुआ है। और अभी इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी बढ़ रहा है साउथ एशियन नेशन का, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश, ये क्या है, साउथ एशियन नेशन है। तो ये जब आपके चाइना से जुड़ रहे हैं, तो इससे इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो जानना ज़रूरी रहता है। तो बाकी इसमें जो भी और मुद्दे हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो ये प्री एज वेल एज मेंस दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो फिर पाकिस्तान भी क्या है, पाकिस्तान में भी सीपीईसी डेवलप हो रहा है अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, हैवी डेट लिया है पाकिस्तान ने। फिर बांग्लादेश ने भी क्या है, बांग्लादेश में भी अभी रीपेमेंट प्रेशर आ रहा है। और जो चिटागोंग पोर्ट है बांग्लादेश का, उसमें भी क्या है, चाइना का डोमिनेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये इंडिया के लिए भी एक कंसर्न है। फिर जो नेपाल का ट्रांस हिमालयन नेटवर्क है, वो भी डेवलप किया जा रहा है अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, चाइना का जो डेट है, नेपाल का जो डेट है, वो बढ़ रहा है। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है, इसमें तो जो कंट्रोल था वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है। फिर मालदीव्स में भी क्या है, पोर्ट अपग्रेड्स किए जा रहे हैं। तो मालदीव्स में भी इन फ्यूचर सोवरेन जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है वो बढ़ सकता है, मतलब गवर्नमेंट पैसे लौटाने में असफल रह सकती है। तो फिर क्या है, मालदीव्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा अपने रिसोर्सेज के साथ। और मालदीव्स अभी क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है विथ इंडिया। तो ये क्या करेगा, इंडिया का जो सिक्योरिटी है इन इंडियन ओशन रीजन, उसको थ्रेट करेगा। ओके, तो इसको क्या करना है, स्पेशली आपको इंडिया के लिहाज से देखना ज़रूरी रहेगा।
और बाकी इंडिया कैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट ले रहा है, इंडियाज़ काउंटर स्ट्रैटेजीज, जैसे चाबहार पोर्ट ईरान में डेवलप किया जा रहा है ताकि आपका पाकिस्तान को बाईपास करके हम सेंट्रल एशिया से जुड़ सके। फिर आपका आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे डेवलप किया जा रहा है ताकि हम साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ सके। फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लिंकिंग इंडिया टू सेंट्रल एशिया एंड रशिया वाया ईरान, तो ये भी डेवलप किया जा रहा है। तो ईरान से कैसे जोड़ा जाएगा? थ्रू चाबहार पोर्ट। जो चाबहार पोर्ट से ईरान होते हुए आपके सेंट्रल एशिया एज वेल एज रशिया को कनेक्ट किया जा सकता है। और फिर आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी एक इनिशिएटिव इसमें मिसिंग है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपके प्री एज वेल एज मेंस में भी पूछा जा सकता है। और इसी के साथ हम मल्टीलैटरल बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, फिर ब्रिक्स का है, फिर आपका एससीओ है, ओके, और इसी के साथ आपका G20 है। तो कैसे हम मल्टीलैटरल बैलेंसिंग कर रहे हैं, हम किसी के फेवर में भी नहीं है पूरी तरीके से, किसी के अगेंस्ट में भी नहीं है, ओके। हम एक स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है उसको बनाए हुए हैं अभी तक। तो ये सभी चीज़ें, बाकी इसका कैसे मल्टी डायमेंशनली इसको कैसे हम समझ सकते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन से, इकोनॉमिक डायमेंशन से, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन से, तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी जरूरी रहेंगी। इसी के साथ एक क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, तो इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। तो आप अभी प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी के साथ अब अगर आप 2-4 क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर 4 क्वेश्चन भी आपने लिखे तो 40 मिनट का समय लगेगा। तो 40-50 मिनट आप लगा के मेंस का भी साइड बाय साइड थोड़ा बहुत 1 घंटा प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद क्या है, मेंस में नहीं तो दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करता है मेंस का स्कोर एज वेल एज इंटरव्यू का स्कोर दोनों मिला के, और उसमें मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। प्री भी ज़रूरी है, ओके। अभी आपको जो प्रिपरेशन है वो प्री फोकस्ड ही रखना है, लेकिन साइड बाय साइड आप 2-4 आंसर लिख सकते हैं अगर आपका प्री का प्रिपरेशन बहुत हद तक ठीक है तो। नेक्स्ट है अबाउट काउंटरफेट ड्रग्स। जो डुप्लीकेट ड्रग्स होते हैं उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो डुप्लीकेट ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स मतलब इसमें दवाई की बारे में कहा गया है, मेडिसिन के बारे में। तो डुप्लीकेट मेडिसिन की वजह से क्या हुआ, आपके कर्नाटका में और वेस्ट बंगाल में देखा गया कि कैसे हेल्थ में डिटोरियोरेशन हुआ जिन्होंने डुप्लीकेट मेडिसिन कंज्यूम किया था, इवन लोगों का डेथ भी कॉज हुआ है। तो अभी इससे क्या है कि कैसे जो डुप्लीकेट मेडिसिन है उनको कंट्रोल किया जाए। तो डुप्लीकेट मेडिसिन क्या होती है, आपके जो ओरिजिनल मेडिसिन होता है उसी की तरह, उन्हीं के जो ब्रांड है उसका जो पैकेजिंग है उसी को क्या किया जाता है, कॉपी करने की कोशिश की जाती है, और कॉपी कर भी लेते हैं, और मार्केट में वो मेडिसिन बिक भी जाती है, और देखने में क्या है, सिमिलर है, आपको पता भी नहीं लगेगा अगर आपको अच्छा आइडिया नहीं है तो, ओके। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है, और उसके रिगार्डिंग कौन कौन से आपके डिफरेंट लॉज है, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो इसके तहत यूनियन गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, इनको देखना ज़रूरी रहता है। फिर प्रोलिफरेशन ऑफ ड्रग रेगुलेशन, तो कैसे ड्रग रेगुलेशन प्रोलिफरेट होके रखा है, मतलब आपके स्टेट के बीच, यूटी के बीच, और CDSCO के बीच। CDSCO क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग का स्टैंडर्ड को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी CDSO के बारे में भी क्या है, पूछ लिया जा सकता है प्रीलिम्स में। मेंस में तो ओवरऑल जो काउंटरफेट हो रहा है ड्रग का उसको पूछा जाएगा, और बाकी प्रीलिम्स में आपके जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कैसे डिफरेंट स्टेट आपके मेजर्स ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं पोर टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो टेस्टिंग करना होता है, तमिलनाडु में कितना टेस्टिंग होता है, लगभग 60,000 के लगभग सैंपल को टेस्ट किया जाता है इन 6 ईयर्स। वेस्ट बंगाल में तो ओनली आपके 2,500 के लगभग टेस्ट किया जाता है। तो क्या करना है, जो सैंपल है उनको अच्छी तरीके से टेस्ट करना, ओके। डिफरेंट आपके फार्मेसीज में जाके विजिट करके रैंडमली चीज़ों को उठा के चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये क्या करेगा, एक पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा। और इसी के साथ इंडिया का जो आपका एक वर्ल्ड का फार्मेसी का जो स्टेटस है वो भी क्या होगा, आपका उसमें भी हैम्पर होगा, और इससे हमारा जो राइजिंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट में, उसका स्टेचर में क्या है, आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो इसको देखना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो बाकी मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस में आप इसमें लीगल डायमेंशन देख सकते हैं, फिर एथिकल डायमेंशन भी देख सकते हैं कि कैसे मैलाफाइड इंटेंशंस के साथ कुछ कंपनियां क्या करती है, आपके काउंटरफेट ड्रग्स बनाती है और उनको मार्केट में ओरिजिनल ड्रग की तरह ही सेल करती है, जिससे क्या होता है, उनको तो मुनाफा मिलता है, लेकिन उनके अंदर क्या है, एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए सोसाइटी के टुवर्ड्स, ओके, वो नहीं है कि पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको क्या है, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी जरूरी रहेंगी। फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन भी आपको समझना ज़रूरी रहेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है उसको दूर करना पड़ेगा। जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो ड्रग कंट्रोल करती है, उनको एक्टिव तरीके से, प्रिएम्प्टिव तरीके से काम करना होगा। ओके, तो बाकी इसमें प्रैक्टिकल क्या वे फॉरवर्ड है, इसमें स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा। ओके, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, तो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स है उनको एम्पावर करना ज़रूरी रहेगा, जो प्रोटोकॉल है उनको फिर ठीक करना ज़रूरी रहेगा। फिर मीडिया प्लस जो सिविल सोसाइटी है उनको एंगेज होना ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस को फैलाया जा सके। ओके, कि ड्रग परचेस करते समय आपका क्वालिटी को चेक करना ज़रूरी रहेगा। तो अवेयरनेस भी क्या करती है, बहुत दूर तक जो भी मीनेंस है या जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूएस का जो फार्म है जीई एरोस्पेस, उसने क्या किया है, जो आपका LCA मैक 1A एयरक्राफ्ट जो बन रहा है उसका इंजन को डिलीवर किया है। तो अभी LCA क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो ये कॉम्बैट के जो कैपेसिटी है इंडिया के एयरफोर्स की, उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। तो अभी इसमें क्या है, ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। LCA मैक 1A, इसके बारे में, कौन इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंजन कहाँ से आ रहा है, इसके रिगार्डिंग। बाकी मेंस में आपके ओवरऑल हम डिफेंस सेक्टर में कैसे सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिफेंस रिलायंस से हमें कौन कौन से स्ट्रैटेजिक लेवरेज मिलेंगे, इकोनॉमिक लेवरेज मिलेगा, कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ओवरऑल पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है द इशू इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियाज पब्लिकेशन। तो इंडिया में जो भी आपके साइंटिफिक पब्लिकेशंस होती है उसके क्वालिटी को लेके इसमें चिंता जताई जा रही है। तो एज पर मिनिस्ट्री लगभग 2,07,000 पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं। और इसका अगर आप कंपैरिजन देखें विथ यूएसए, तो यूएसए लगभग 6,50,000, ओके, लगभग बता रहा हूँ, 6,50,000 के लगभग आपका साइंटिफिक पब्लिकेशंस करता है। चाइना आपके लगभग 9 लाख पब्लिकेशन करता है। तो इसमें इंडिया पब्लिकेशन में क्या है, थर्ड है। क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें तो हम ऊपर है, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखें तो हम नीचे है। तो इसलिए क्या है, आपको इसमें एक ये बात कही गई है, हमें क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव जो साइंटिफिक आउटपुट है उसको देखना है। हमें क्वांटिटी में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान देना है। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अभी स्पेशली क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब तक स्पेंडिंग अच्छा नहीं होगा तब तक हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी सेक्टर में हम इनोवेशन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो इनोवेशन रहेगा वो बहुत स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा डिज़ायर्ड इकोनॉमिक गोल है टू बिकम अ विकसित भारत बाय 2047, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं जो भी देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आगे है, वो देश क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। जैसे इजराइल हो गया, साउथ कोरिया हो गया। तो अभी साउथ कोरिया इंडिया के कंपैरिजन में छोटा सा देश है विथ लेस पॉपुलेशन, फिर भी क्या है, वो उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं कि कितने सारे साउथ कोरिया के जो प्रोडक्ट है, स्पेशली आप मोबाइल में आप सैमसंग को देख सकते हैं। ओके, फिर कार में आप हुंडई को देख सकते हैं। तो ये साउथ कोरियन है। तो ये क्यों इतना अच्छा चीज़ें मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे आर स्पेंडिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। तो 4.9% खर्च करते हैं GDP का, इसराइल 6.30%।
यूएसए 3.46%, चाइना 2.4% ऑफ देयर जीडीपी, इंडिया 0.64% का, कहीं आपको ये 6-7 मिलेगा। तो आपको ओवरऑल 0.60 या फिर 65 के लगभग याद रखना है इन चीज़ों को। तो हमें जो हमारा R&D स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना ज़रूरी है, और जो हमारा रिसर्च पेपर्स होता है, पब्लिकेशंस होता है, उसमें हमें क्वांटिटी में ध्यान नहीं देना है कि इतना सारा हमने रिसर्च पेपर आपका पब्लिश किया है। क्वालिटी में ध्यान देना है ताकि बेटर क्वालिटी जो पेपर है वो पब्लिश हो, जिससे क्या कर सके, इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल सेक्टर में इनपुट ली जा सके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। द रोल ऑफ कम्युनिटीज़ इन कंजर्विंग वाटर, तो ये अगेन वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। तो जैसे वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया मार्च 22 को, तो उसी के अवसर पे ये आर्टिकल आया है। तो अभी क्या है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, हो चाहे आपका वाटर हो, लैंड हो, एयर हो, उसके पोल्यूशन के रिगार्डिंग, उसके प्रिजर्वेशन के, कंजर्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता ही है। तो अभी जब हम एयर पोल्यूशन में देखते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स हो या फिर आपके नेशनल जो एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, एयर क्वालिटी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम है, तो इन सभी प्रोग्राम को प्रीलिम्स में पूछा जाता है स्टेटमेंट वाइज। और फिर आपका मेंस में भी एयर क्वालिटी का डिटोरिएशन होने का वजह क्या है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ओके, अर्बनाइजेशन है, तो ये सभी रीज़न हो गए। तो इसमें अभी सोल्यूशन क्या है, तो जो स्टेप्स लिए गए हैं, तो उसी तरह से क्या है, वाटर का कंजर्वेशन में या फिर वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, पोल्यूशन कैसे हो रहा है, और उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने तो डिफरेंट जो पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, वो ली है, लेकिन उसमें कम्युनिटी का एंगेजमेंट नहीं है। तो अभी वाटर कंजर्व क्यों किया जा रहा है, कम्युनिटीज़ के लिए, लोगों के लिए, तो लोगों का पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में साथ देना बहुत ज़रूरी है। और टॉप डाउन अप्रोच की जगह बॉटम अप अप्रोच लेना है, कि अभी लोकल लेवल में भी क्या है, बहुत सारी इंडिजीनियस नॉलेज है, जो लोग सदियों से क्या कर रहे हैं, वाटर को बहुत अच्छी तरीके से कंजर्व करते आए हैं, प्रिजर्व करते आए हैं। तो उनका जो इंडिजीनियस नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, उनको भी अडॉप्ट करना ज़रूरी है। वही बात करता है ये आर्टिकल। तो इसके आगे जो आर्टिकल देखा, और फिर ये जो आर्टिकल है, और कल भी एक आर्टिकल देखा था, तो इन आर्टिकल को आपको अलग नहीं देखना है, वाटर को साथ में देखना है। कल हमने देखा था वाटर ग्रीन क्रेडिट, ओके, जैसे कार्बन क्रेडिट देखते हैं ना, वैसे ही वाटर ग्रीन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था। तो अभी एग्जाम में सीधा सीधा वाटर ग्रीन क्रेडिट क्या है ये पूछ सकता है। तो अभी आप क्या है, वाटर ग्रीन क्रेडिट अगर नहीं भी जानते हैं, तो आप अगर ग्रीन क्रेडिट जानते हैं, तो उसी का मिलता जुलता एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो प्री में पूछा जा सकता है। और मेंस में जब आप को सुझाव देना होगा कि कैसे वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, तो ये जो भी सुझाव है, जैसे कम्युनिटी एंगेजमेंट, ओके, फिर आपका वाटर ग्रीन क्रेडिट, ये सभी आप सुझाव दे सकते हैं। ओके, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है, तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा। SC stays HCs inhuman remarks on रेप बीट। तो ये आपके यूपी का एक रेप केस के बारे में ये आर्टिकल जिक्र कर रहा है। तो इसमें अभी स्पेशली रेप के बारे में HC का जो रुख रहता है, डिफरेंट HC का, ओके, हाई कोर्ट का, उसको SC क्रिटिसाइज़ करते आया है। फॉर एग्जांपल आपके पास्ट में हमने एक आर्टिकल देखा था कि उसमें क्या किया, जो रेप विक्टिम थी उसको आपका जो एक्यूज था उसके साथ शादी कराने के लिए कहा गया बाय कोर्ट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या करती है, आपका जो एक्यूज होता है या फिर जो क्राइम होता है, उसका उसको डाइल्यूट कर देता है, उसका सीवियरिटी को डाइल्यूट करता है और क्राइम को बढ़ावा देता है, ये सभी चीज़ें। तो इसमें अभी जो हाल ही में HC का स्पेशली, इसमें ये मुझे जितना तक ध्यान है इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, यस, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट को SC ने क्रिटिसाइज किया है कि जो रेप जैसे क्राइम होते हैं उसमें कोर्ट को सेंसिटिविटी बरतनी ज़रूरी होती है और विक्टिम के पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी होता है, और उसमें स्पेशली जब आपके केस पोक्सो के अंडर में हो। तो पोक्सो के अंडर में स्पेशली विक्टिम का जो स्टेटमेंट है, विक्टिम का जो मेंटल स्टेट है, उसमें ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि जो आपका एक्यूज्ड है उसके ऊपर। तो अगर विक्टिम के मेंटल स्टेटस से ये सभी चीज़ें प्रूफ होती है,
या तो क्या किया जाना चाहिए, जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाने चाहिए, और जो सब्जेक्टिविज्म है उसको हटाना चाहिए, और ऑब्जेक्टिवली जो लॉ कह रहा है उसको करने के बारे में, उसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में एससी इस आर्टिकल में बोल रहा है, मतलब ये आर्टिकल वो दर्शा रहा है। ओके, तो इन फ्यूचर क्या है, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इसमें आपका जो भी आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है, तो अभी क्या होता है, हर इंसान का राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी होता है। तो जैसे रेप जैसे जो केसेस होते हैं, या ये क्या करती है, एक जो लेडी है उनका जो लाइफ है, लाइफ अभी लाइफ मियर लिविंग नहीं होता है, लाइफ मीन्स लिविंग विथ डिग्निटी। तो ये क्या करता है, डिग्निटी को कंप्रोमाइज़ करता है, और इसमें अगर माइनर है तो उसका राइट टू लाइफ, डिग्निटी, ओवरऑल उसका मेंटल स्टेटस, सभी चीज़ों को हैम्पर करता है। तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज़ कर रहा है हाई कोर्ट को कि इतना सब्जेक्टिव नहीं होना है, ऑब्जेक्टिवली लॉ जो कह रहा है। और जो आपका अगर माइनर है तो उसमें माइनर का जो, या फिर जो विक्टिम है उसको जस्टिस दिलाने के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है, और जो लैंग्वेज है उसको भी सेंसिटिव रखने के लिए कहा गया है। तो इसमें ऐसे कुछ लैंग्वेजेस है जिसको मैं भी थोड़ा इसमें अभी आपको ये कहने से थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, आप इसको एक बार खुद ही पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रीविजिटिंग फूड सब्सिडी। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स होता है, तो उसमें देखा गया है कि जो पोवर्टी का नंबर है वो कम हुआ है। तो इसीलिए अभी क्या करना है, जो फूड सब्सिडी दिया जाता है उसको रिविजिट करना है। तो इनडिस्क्रिमिनेटली हर किसी को फूड सब्सिडी नहीं देना है। इससे क्या होता है, एक तो लोगों के लिए ये मॉरल हैजर्ड है कि जो लोग अच्छी तरीके से कमा पा रहे हैं, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए हैं, उनको फूड सब्सिडी से उनका जो नाम है हटा के, जो एकदम अंत्योदया है, जो लास्ट में है, या फिर पोरेस्ट ऑफ द पोर है, उन्हीं को फूड सब्सिडी या फिर फूड सिक्योरिटी दिया जाना चाहिए अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। तो अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 जो है, तो 13 के कंपैरिजन में आज के समय पे आप देखें तो पोवर्टी बहुत दूर कम हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो आपके पीडीएस के अंतर्गत है, उनमें बहुत बहुत अभी क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो उनको क्या करना है, हटाना है, ताकि जो आपका एक फिजिकल लॉस है उसको कम किया जा सके, और गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है उसको चैनलाइज किया जा सके टुवर्ड्स डिफरेंट आपके रिसोर्स क्रिएशन में। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें अभी आपको ये समझना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, क्योंकि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सीधा सीधा आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, फास्ट में भी पूछा गया है। फिर पीडीएस सिस्टम के बारे में समझना है, पीडीएस जो सिस्टम है उसका आपका क्या लूप होल्स है उसको समझना है, उसको रिवैम्प करने के लिए गवर्नमेंट कैसे आपका डिफरेंट स्कीम ले रही है, जैसे आधार को लिंक कर रही है, फिर आपका पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के ज़रिए आजकल जो राशन है वो दिया जाता है जिससे लीकेजेस कम किया जाए। ओके, फिर आपका जो राशन डाइवर्ट होता है उसके लिए जियो टैगिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप क्या है देख सकते हैं मेंस के लिहाज से और एज वेल एज प्रीलिम्स के लिहाज से। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेक्शन आपका 44 सब क्लॉज 3 है, वो कैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जे के साथ कैसे आपका कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी आप देखिए, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो 2023 में लाया गया, तो अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लॉ फ्रेम हो गया है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, आपके रूल्स बनाने होंगे। तो रूल्स भी बनाई जा चुकी है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है।
तो अभी इसीलिए क्या है, जो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसका डिफरेंट सेक्शन क्या कर रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो इंफॉर्मेशन को रिवील करने के बारे में बात करता है, तो उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और आरटीआई जो लॉ है उसका जो वैल्यू है उसको डाइल्यूट कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी को डाइल्यूट कर रहा है। तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अभी स्पेशली क्या है, आरटीआई एक्ट कैसे की टू गुड गवर्नेंस है उसको अगर डाइल्यूट किया जाए तो कैसे जो डेमोक्रेसी है उसमें आपका प्रहार होगा, फिर जो ट्रांसपेरेंसी है वो कैसे कम होगा, जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन है वो कैसे कम हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे घट जाएगी। ओवरऑल मतलब जो गुड गवर्नेंस के लिए हमें चाहिए, अगर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी ये सब नहीं रही तो इससे क्या होगा, गवर्नेंस में आपके करप्शन के चांसेस, मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो पर्सनल डेटा को अगर कंप्लीटली एग्जैम्प्ट किया जाता है पब्लिक परव्यू से, तो उससे क्या होगा, आपका इन फ्यूचर अगर डेटा को रिवील करना होगा अंडर पब्लिक इंटरेस्ट तो रिवील नहीं किया जा सकेगा। लेकिन आरटीआई क्या कहता है कि जो पर्सनल डेटा है उसको भी रिवील करना है अगर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट बात करता है आपका स्टेटस ऑफ इंडियाज़ बायो इकोनॉमी। तो अभी बायो इकोनॉमी है क्या, तो जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है उनको इस्तेमाल करके जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसी को कहा जाता है बायो इकोनॉमी। तो अभी जैसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो इनका इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एनर्जी में। फॉर एग्जांपल अभी आपका जो पेट्रोल है, पेट्रोल में क्या किया जा रहा है, जो स्टार्च है उसको एक्सट्रैक्ट करके इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जा रहा है। तो इससे अभी जो आपका इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल आपका बायो इकोनॉमी को दर्शा रहा है कि इकोनॉमी में जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है वो कैसे आपका मदद कर रहे हैं, कैसे इनोवेशन के ज़रिए डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाई जा रही है, जो एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर है उसको कैसे कम किया जा रहा है, कैसे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो उसके पर्सपेक्टिव से समझना ज़रूरी रहेगा। बाकी बायो इकोनॉमी क्या है, ऐसे सिंपल टर्म कभी क्या है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। बाकी ओवरऑल बायो इकोनॉमी के इम्पैक्ट के बारे में, इसके पोटेंशियलिटी के बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल भी आपके सेक्शन 44 सब क्लॉज 3 जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ उसी के बारे में है, तो इसको अगेन मेंशन किया गया है इसमें। तो सेक्शन ये किससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सेक्शन 81J ऑफ आरटीआई एक्ट। तो इससे ये क्या है, आरटीआई ये सेक्शन आरटीआई एक्ट के ऊपर हैम्पर कर रहा है। तो अभी आरटीआई क्या है, आरटीआई एक्ट क्या है, की टू गुड गवर्नेंस है। और की टू गुड गवर्नेंस है ये बात किसने कही है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल ने कही है। तो अभी ये जो आपका लॉ है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसका जो सेक्शन 44 सब क्लॉज 3 है वो आरटीआई के ऊपर जो इम्पैक्ट डाल रहा है उसके अगेंस्ट पार्लियामेंट में अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। मतलब जो एमपी है वो एमपी जो भी कंसर्न है वो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को आपके मेमोरेंडम दे रहे हैं कि इसको हटाना ज़रूरी है ताकि आरटीआई को डाइल्यूट ना किया जाए। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो रिसेंटली आपका कॉन्क्लेव हो गया चेन्नई में उसके बारे में। तो चेन्नई कॉन्क्लेव में क्या हुआ, तो इस कॉन्क्लेव में स्पेशली आपके जो ओपोजिशन पार्टी रूल्ड स्टेट है सेंटर के तुलना में, तो वो स्टेट चेन्नई में उन्होंने बैठक की और उसमें उन्होंने स्पेशली फेडरलिज्म के ऊपर चर्चा किया कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। जो सेंटर फेडरलिज्म के ऊपर जो एनक्रोचमेंट कर रही है उसके रिगार्डिंग बात किया गया और कैसे एनक्रोचमेंट को कम किया जा सकता है, स्पेशली थ्रू गवर्नर क्या किया जाता है, सेंटर स्टेट को डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो स्पेशली आप तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, इन सभी स्टेट में पास्ट में डिफरेंट आर्टिकल देख चुके हैं कि जो गवर्नर का रोल था वो
एलेज किया गया है बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की पार्टीजन है, और इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी दायर किया गया है। तो अभी इसमें स्पेशली गवर्नमेंट जो गवर्नर का रोल है, उनका जो अपॉइंटमेंट है, फिर जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स है एंड फाइनेंसेस है, फिर जो पंचायत है उनको एम्पावर नहीं किया जा रहा है, तो ये सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ओके। और जो आपका सरकारिया कमीशन था, पुंछी कमीशन था, तो ये दो कमीशन क्या करती है, आपके फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को और स्ट्रेंथन करने के बारे में कहती है कि जो गवर्नर है उनको आपके स्टेट के साथ कंसल्ट करके ही अपॉइंट किया जाए। गवर्नर जो रहेंगे, जो गवर्नर के उम्मीदवार रहेंगे, उनको उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना नहीं चाहिए, वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर्ड पर्सन होने चाहिए, और वो उनका कोई लिंक नहीं रहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से। तो ऐसे कुछ सुझाव दिए गए हैं भाई सरकारिया कमीशन, जो 1983 में ही फॉर्म हो गया था। ओके। तो अभी स्पेशली क्या है, प्रीलिम्स में आपके सरकारिया कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, पुंछी कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। और ओवरऑल जब फेडरलिज्म के आपके रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे कि कैसे फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट को और ऑटोनॉमी दी जा सकती है, जिससे क्या हो सकता है, डिफरेंट स्टेट के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, सोशल डेवलपमेंट होना है, पॉलिटिकल लेवल में डेवलपमेंट होना है, उसको एंश्योर किया जा सकता है। तो आप कौन से सुझाव लिख सकते हैं, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन के जो सुझाव है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। ओके। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। इसी के साथ इसमें एक बात ये भी डिलिमिटेशन के बारे में भी बात की गई है कि जो डिलिमिटेशन होने वाला है आफ्टर 2026, क्योंकि 2001 में जब वाजपेयी साहब का गवर्नमेंट था, तभी जो आपका डिलिमिटेशन है उसको फ्रीज रखा गया है 2026 तक, कि 2026 के बाद ही क्या होगा, फिर से डिसाइड किया जाएगा कि सीट बढ़ाना है या नहीं। लेकिन 2001 के बाद ये कहा गया कि जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है वो होंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी का रीएडजस्टमेंट होगा, लेकिन सीट नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो इसमें अभी दो तीन सुझाव दिए गए हैं। एक तो ये कहा गया है कि हर स्टेट का 10% से ज़्यादा सीट नहीं होना चाहिए, और उसमें यूपी का सीट अभी बहुत ज़्यादा है, तो यूपी का जो सीट है उसको कम करना चाहिए। और अभी के लिए जो डिलिमिटेशन होगा उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, अर्थात पार्लियामेंट में सीट को नहीं बढ़ाना है, स्टेट में बढ़ा दिया जाए। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें डिफरेंट सुझाव है, जिससे आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा और आप डिलिमिटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट एनजेएसी एंड द वेटो क्वेश्चन। तो एनजेएसी क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। तो इसको 2014 में लाया गया था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो अभी ये पूरा मुद्दा है क्या, तो आप अभी देखिए जो हमारे डिफरेंट कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ओके, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो इसमें जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो अंडर अ सिस्टम किया जाता है, और उसको कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम। तो ये सेकेंड जज एंड थर्ड जजेस जो केस है, उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या है, एक टोटल 5 मेंबर रहते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का जो चेयरमैन है वो हो गए हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, फिर बाकी 4 सीनियर मोस्ट मेंबर जो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के बाद जो 4 सीनियर मोस्ट मेंबर रहेंगे। तो ये जो आपका जुडिशरी खुद को अपॉइंट करने का जो सिस्टम है, इसको बहुत समय पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये ओपेक है, इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम है, और नेपोटिज्म के बारे में भी आपके इसमें एलेज किया जाता है। तो इसीलिए क्या है, एनजेएसी को लाया गया। और अभी एनजेएसी का सवाल फिर से क्यों उभर के आया है, क्योंकि आपका जो अभी बहुत सारा कैश बरामद हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि एनजेएसी जो था वो एक अच्छा आइडिया था, क्योंकि एनजेएसी अगर होता तो क्या है, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता या फिर जो होगा, उसमें क्या रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेंगी, और कॉम्पिटेंट लोगों को सही तरीके से चुना जाएगा।
तो अभी कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जो अभी कहा था, CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट SC जज। फिर NJSC में क्या व्यवस्था किया गया था, जिसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, कि CGI रहेंगे प्लस 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस रहेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट से ही 3 मेंबर रहेंगे, और CJI जो होंगे वो चेयर करेंगे NJSC को। फिर लॉ मिनिस्टर रहेंगे और 2 इमिनेंट पर्सन रहेंगे, और इन 2 इमिनेंट पर्सन को एक कमिटी के द्वारा चुना जाएगा, और उस कमिटी में कौन कौन रहेंगे, CJI, PM एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो अभी मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, NJAC जो है, इसमें जो आपका जुडिशरी का पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा है। स्पेशली आप देख सकते हैं 3 मेंबर तो हो ही गए। फिर लॉ मिनिस्टर जो रहेंगे वो रहेंगे आपके गवर्नमेंट पार्टी से, ओके, या फिर गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी से, या फिर गवर्नमेंट से। फिर 2 इमिनेंट जो पर्सन चुने जाएंगे, उनको चुना जाएगा बाय PM, CJI एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो इसमें भी CJI का रोल है। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो NJSC का आइडिया जो था वो बहुत हद तक सही था, लेकिन इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो इसीलिए क्या है, इसके स्ट्राइक डाउन करने का ये रीज़न रहा कि जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है उसको NJSC वायलेट कर रही है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस दिखा रही है जुडिशरी में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसीलिए इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एक जो ट्रांसपेरेंसी होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, उसको लाना ज़रूरी है, और एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो जो भी डिस्कशन किया, आई होप आपको एग्ज़ाम के लिहाज से ये कितने इम्पोर्टेंट रह सकते हैं उसके बारे में आइडिया मिला होगा। बाकी जो भी आर्टिकल है उसको आपको प्री एज वेल एज मेंस के लिहाज से समझना ज़रूरी रहेगा। ओके, इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे दूसरे डिस्कशन के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए